हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट स्टडी आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे 5 मई 2020 द हिंदू। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं और जो लेना चाहते हैं वो स्टडी आईएएस कोड यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं, या जब आप स्टडी आईएएस कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर मिलेगा। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन यूपीएससी से संबंधित और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेल भी कर सकते हो कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो। अब हम स्टार्ट करते हैं 5 मई 2020। यहां पर जो फर्स्ट पेज पर हमारे लिए न्यूज है वो है स्टेट्स विथ हाई स्वाइन फ्लू रेट्स रिकॉर्ड मोस्ट कोविड-19 केसेस। तो यहां पर 2015 में स्वाइन फ्लू जहां पर ज्यादा हुआ था जिन स्टेट्स में, वहीं पर कोविड-19 केसेस ज्यादा ऑब्जर्व किए गए हैं, ज्यादा पाए गए हैं। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट, इसके पीछे एक रीजन नहीं है, कई बार जनसंख्या मेन रीजन रहता है, कई बार प्रिकॉशंस कितने लिए गए हैं, कोई भी बीमारी होने से पहले वहां पर पर्यटन कैसा है, तो कोई एक रीजन यहां पर नहीं है, वहां की हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, तो कई एंगल्स मिलकर इसका रीजंस है। यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है, H1N1। 2015 में यूपीएससी में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एडिटोरियल 6 पेज नंबर पर, उसमें हम एमपी लेट्स इसको सस्पेंड कर दिया गया था। वाई मस्ट गो, इसको क्यों हटा देना चाहिए, ये राइटर के द्वारा कहा गया है, तो इसका हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ऐप फॉर वन सीजन, आरोग्य सेतु ऐप, इसका क्या प्रॉब्लम है, प्राइवेसी क्या है इसको लेकर, और के एस पुट्टास्वामी जजमेंट, उसके बारे में हम देखेंगे। यहां पर उसका जिक्र किया गया है। यहां पर एफसीआई रोल स्टिल रिलेवेंट, एफसीआई की अभी भी जरूरत है, इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। यहां पर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, और आजकल जितने भी पहले ट्रिब्यूनल चल रहे थे उनकी जगह एक ही ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। उसके बारे में हम किसी एक लेक्चर में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो अभी इस लेक्चर को हम, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम नहीं लेंगे। यहां पर कोविड-19 से रिलेटेड काफी है। यहां पर मेन जो हमारे लिए फिस्कल स्टिमुलस, तो यहां से हम एक टॉपिक लेंगे फिस्कल स्टिमुलस, बाकी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। यहां पर इन्होंने कहा है कि जो भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जो हैं कोरोना वायरस के समय मेडिकल स्टाफ के लिए, उसको बढ़ाने से हमारे को क्या क्या हो सकता है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। इन्होंने जस्ट व्यूज रखे हैं, सिंपल, लिखने की कोई ऐसी बात नहीं है, आप पढ़ के इसके ऊपर पढ़कर छोड़ सकते हो इस आर्टिकल को। ऋषि कपूर के बारे में आया है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से एक डायरेक्टली आप याद रखना, यूवी ब्लास्टर। यूवी ब्लास्टर क्या है, यहां पर एक एंटीना बना दिया जा रहा है जहां से यूवी रेज निकलेगी। इसके कारण क्या होगा, जो वायरस है या कोई भी कीटाणु है वो क्या होगा, ये एक तरह से जर्मिसाइड का काम करती है, उसको मार देगी। तो ये डिसइंफेक्शन का काम करती है। तो डीआरडीओ द्वारा बस यूवी ब्लास्टर एक पॉइंट याद रखना। पीएम स्लैम्स पाकिस्तान इन वर्चुअल एनएएम मीटिंग। वर्चुअल मींस ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, एनएएम नॉन अलाइन मूवमेंट। तो यहां पर गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, जब शीत युद्ध हो रहा था तो उस समय एक तरफ अमेरिका वाला ग्रुप था, दूसरी तरफ रसिया वाला ग्रुप था। शीत युद्ध के समय साम्यवादी और पूंजीवादी, इन सभी ग्रुप से अलग एक ग्रुप ऐसा था जो इन किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता था, वो था एनएएम। तो एनएएम से संबंधित आप जरूर सर्च कर इसको थोड़ा सा लिखना। हमारे लिए अब है टॉपिक एमपी लेड, एमपी लेड्स द हिंदू पेज नंबर 6। हम इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। जस्ट जो आज यहां पर पॉइंट आए वो क्या क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या बताई गई है कि लेजिस्लेचर जो है, जिनको हम विधायिका के लिए कानून बनाने के लिए चुनकर जाते हैं, चुनकर भेजते हैं, उनके हाथों में कार्यकारी कार्य दिया जाता है इसके द्वारा, तो वो गलत है, राइटर का कहना है। मीन्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन लेजिस्लेचर के लिए होना अच्छी बात नहीं है। कैट की रिपोर्ट में एक्सपेंडिचर और जो बुक्ड अमाउंट, मीन्स जो अमाउंट दिया जाता है उससे कहीं कम अमाउंट खर्च किया जाता है, और ये खर्च जो अमाउंट रहता है 100% का केवल 49 से लेकर 90% ही रहता है।
अंडर यूटिलाइजेशन मीन्स जितना अमाउंट दिया जा रहा है उससे कम यूटिलाइज किया जाता है, और मिस यूटिलाइजेशन मीन्स गलत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? एमपी लैड्स। अगर हम इसका देखें अच्छे से तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। एमपी लैड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम को 1993 में स्टार्ट किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मीन्स सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था इसको स्टार्ट। अब ये न्यूज में क्यों है? हाल ही में 7 अप्रैल को द हिंदू के पेज नंबर 1 पर इसके बारे में पूरा जिक्र हुआ था, ये न्यूज में आया था, तो वहीं से इसको लिखा हुआ था। आज अगेन ये न्यूज में आया। ये क्यों न्यूज में था? पहले 2 ईयर्स के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया है, और इसके साथ ही 1 ईयर की वेतन कटौती भी की गई है। किसके? जो भी है सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 में अमेंडमेंट किया गया है एक ऑर्डिनेंस के द्वारा, उनके सैलरी में 30% कट किया जाएगा। लेकिन हमारे लिए जो आज का आर्टिकल वहां है 2 ईयर्स के लिए सस्पेंड किया गया है किसको? एमपी लैड्स को, ड्यू टू कोरोना। अब क्या कहा कि ये जो पैसा है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मीन्स भारत की संचित निधि में ये पैसा इकट्ठा होगा, और भारत की संचित निधि से ही हमारे को बजट में पैसा मिलता है। यहां से अप्रोप्रिएशन बिल मीन्स विनियोग विधेयक से ही पैसा निकाला जा सकता है, मीन्स संसद की यहां अनुमति मिलना जरूरी है। अब देखते हैं एमपी लैड्स है क्या। यहां पर जितने भी मेंबर हैं, चाहे राज्यसभा के हों, चाहे लोकसभा के हो, चाहे इलेक्टेड हो, चाहे नॉमिनेटेड, तो कोई भी अंतर नहीं है दोनों में। जो इलेक्टेड मेंबर रहते हैं उनकी जो निर्वाचन क्षेत्र है कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर या फिर स्टेट से रिलेटेड कोई निर्वाचन क्षेत्र है, स्वयं का निर्वाचन क्षेत्र हो या स्टेट में निर्वाचन क्षेत्र हो, वहां पर वो पैसा खर्च कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। अगर नॉमिनेटेड मेंबर है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, उनको पूरे इंडिया में पैसा खर्च करने की अनुमति मिलती है। अब ये पैसा कितना रहता है? इनको हर साल पर ईयर 5 करोड़ रुपीज मिलते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करने के लिए, और ये नॉन लैप्सेबल मीन्स अगर आपने इस ईयर 5 करोड़ खर्च नहीं किए हैं और आप लास्ट ईयर में जाकर खर्च करना चाहते हो तो ये आपके 25 करोड़ 5 साल के इकट्ठे हो जाएंगे। आप किसी भी साल जाकर इनको खर्च कर सकते हो। मीन्स इस साल अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आप खर्च नहीं किए हो 5 करोड़ तो आपके सेव रहेंगे, आगे आप उनको खर्च कर सकते हो। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मीन्स 100% फंडिंग कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्कीम्स 2 प्रकार की होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर मीन्स केंद्रीय स्कीम्स, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में केंद्र और राज्य का कुछ अंश दोनों का रहता है। कई बार केंद्र 90%, राज्य केवल 10% देते हैं जब पहाड़ी क्षेत्र रहते हैं। जनरली जो क्षेत्र रहते हैं, जो सामान्य जो एरिया है या स्टेट्स हैं, उनमें 640 का रेशियो रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। लेकिन सेंट्रल सेक्टर में पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। अगर राज्यसभा के मेंबर हो तो किसी पूरा जो स्टेट है वहां पर वो पैसा खर्च कर सकते हैं। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे जो भी हमने यहां पर जस्ट लिखा हुआ था, टुडे जो न्यूज में आया है वो कैग का रिपोर्ट हमने देखा है। अब एक और जो आर्टिकल था द हिंदू के पेज नंबर 6 पे पहले आ चुका था। यहां पर क्या कहा गया कि जो एमपी लैड्स है इसको 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। इस पैसे को हम कहां यूज कर सकते हैं? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि अभी डेवलपमेंट एक्टिविटीज तो रुक जाएगी, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां पर कहा गया कि मेंबर जो सदस्य रहते हैं वो जितनी रिकमेंड करते हैं सिफारिश पैसों की, एडमिनिस्ट्रेशन ये जनरली कलेक्टर के हाथ में रहता है पैसा पूरा 5 करोड़ रुपए, ये केवल रिकमेंड करते हैं कि आपको इतना कार्य करना है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। तो इम्प्लीमेंटेशन और इनकी रिकमेंडेशन इसके बीच में कहीं गैप रहता है, क्योंकि रिकमेंड ये गलत करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कलेक्टर नहीं होने देता, तो ये गैप बीच में बना हुआ है। एमपी लैड्स के बारे में सेकंड एआरसी में कहा गया था इसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। जो कैग रिपोर्ट थी इसमें मिसमैनेजमेंट मीन्स इसका जो कार्य है वो संतोषजनक नहीं पाया गया, इसीलिए इसको हटाने की सिफारिश किसने की? सेकंड एआरसी। और इसमें मिसमैनेजमेंट, अंडर यूटिलाइजेशन, ये सब किसने पाया? कैग रिपोर्ट। तो केवल ये 2 बातें हमको याद रखनी है। आरोग्य सेतु ऐप, ये एक ऐप है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। आज जो पेपर में आया है वो क्या है? प्राइवेसी को हनन हो रहा है ऐसा बोला गया है इसमें। केएस पुट्टास्वामी जजमेंट का यहां जिक्र किया गया कि केएस पुट्टास्वामी जजमेंट के अंतर्गत
प्राइवेसी जो हमारी निजता है उसको आर्टिकल 21 के तहत इस जजमेंट में कहा गया था कि वो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो याद रखना, आरोग्य सेतु ऐप कंपलसरी किया गया किसके लिए, जैसे डॉक्टर हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं जो अभी प्रेजेंट कोरोना वायरस डिजीज के दौरान भी जाकर बाहर काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो चाहे प्राइवेट सर्वेंट हो, उनके जो डाटा है वो इसमें अपलोड किया जाएगा ताकि वो कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से कॉन्टैक्ट किए हैं, उन सभी का जीपीएस के थ्रू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। और ये कहीं गलत भी नहीं है, इससे डिजीज स्प्रेड होने से उनको भी रोका जाएगा, साथ में दूसरों की भी इसकी रक्षा होगी। लेकिन प्राइवेसी का यहाँ मुद्दा लोग कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो डाटा अपलोड किया जा रहा है उसको लेकर प्राइवेसी कंसर्न है। अपलोडेड डाटा, इसमें उन लोगों का भी डाटा अपलोड किया गया है जो इन्फेक्शन हो चुका है जिनको, और जो सही हो चुके हैं उनका भी डाटा यहाँ अपलोड किया गया है। अब हम देखते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप को लेकर पहले भी आर्टिकल्स आए हुए हैं, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर हमने पहले भी डिस्कशन किया है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, एक मोबाइल ऐप है जिसको हम खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप आप गूगल प्ले स्टोर में जाओगे तो वहां से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डेवलप किया गया है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के द्वारा, मीन्स गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों संस्थाओं ने इसको मिलकर डेवलप किया है। ये क्या करेगा, टू ट्रैक कोविड-19 इन्फेक्शन, ये कोविड-19 के जो इन्फेक्शन है उनको ट्रैक करेगा कि कहाँ कहाँ ये हो रहे हैं, किसके कारण हो रहे हैं, कौन सा एरिया इसके लिए ज़्यादा प्रोन है, मीन्स ज़्यादा ससेप्टिबल है, सेंसिटिव है। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा एक जगह से दूसरे जाने कोई भी व्यक्ति जाएगा उसके बारे में पता लग सकता है कि कौन सा व्यक्ति का पर्टिकुलर मोबाइल या इन्फेक्ट है, उसके बारे में हमको ये बताएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एल्गोरिथम, ये सभी हम इसमें टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। अभी इसलिए बनाया गया है, लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण पकड़ने के जोखिम का आकलन करने में सक्षम करेगा। मीन्स अगर ये क्या करेगा, अगर हमने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड कर रखा है तो ये हमारे आसपास में कितने लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो चुके थे उनका डाटा इसमें रहेगा, तो हमारा कितना चांस है ये सभी ये बताएगा। ये 11 भाषाओं में, और गवर्नमेंट ने क्या कहा कि यहाँ पर्सनल डाटा जो कलेक्ट किया गया है वो एनक्रिप्टेड है, मीन्स उसको पूरा एनक्रिप्ट किया गया है, पूरा वो कोडिफाइड है, उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब गवर्नमेंट बार बार चिल्ला कर ये कह रही है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो फिर बुद्धिजीवी इस पर अंगुली उठा रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको हमेशा गवर्नमेंट का फेवर करना है। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, द हिंदू में पेज नंबर 7 पर पहले ये आर्टिकल आ चुका था, सेम इसी को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, कि यहाँ पर कोरोना वायरस के जो पर्सन इन्फेक्ट हो चुके हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। तो गवर्नमेंट, उस आर्टिकल में लिखा हुआ था गवर्नमेंट को ये अधिकार है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत। तो आप याद रखना, डिप्लॉइंग जियो फेंसिंग, इसमें जो क्वारंटाइन पीपुल है उनका जीपीएस के थ्रू जोड़ दिया गया। अब जब भी वो बाहर जाएंगे तो जियो फेंसिंग मीन्स एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग बन गई है, मोबाइल ही बता देगा कि कौन बाहर जा रहा है। टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत ये गवर्नमेंट को अधिकार है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये आरोग्य सेतु ऐप, आप किस किस के कॉन्टैक्ट में आए हो, कहाँ कहाँ आप घूम रहे हो, ये सभी बताएगा कौन, आरोग्य सेतु ऐप। अब हम देखते हैं, हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट 2017। इस जजमेंट का हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें कहा गया था प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, मीन्स निजता फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 21 के तहत। ये इनका जजमेंट था। इनका जो मेन जजमेंट था ये किस लिए आया था, आधार को लेकर, कि क्या राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है और आधार की वैलिडिटी क्या है, क्या आधार मान्य है। तो इन्होंने अपने जजमेंट में एक कहा था कि फंडामेंटल राइट है हमारी जो प्राइवेसी है वो। सेकंड इन्होंने कहा कि आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, कहाँ उसको गवर्नमेंट मैंडेटरी कर सकती है, जैसे पैन कार्ड आपको बनवाना हो, सब्सिडी किसी को देनी हो, आईटी रिटर्न भरना हो, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स का कोई लाभ उठाने के लिए अगर लाभ उठा रहा है कोई व्यक्ति तो उसके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी किया जा सकता है। लेकिन आधार कार्ड केवल वॉलंटरी रहेगा, में स्वैच्छिक रहेगा। कहाँ पर, अगर आप बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो, आप प्राइवेट कंपनीज में जा रहे हो जॉब के लिए, मोबाइल फोन या मोबाइल सिम या मोबाइल नंबर आप ले रहे हो, और स्कूल में एडमिशन या कहीं भी कोई भी विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, कोई भी स्कूल हो, अगर वहां पर आप एडमिशन ले रहे हो तो ये वॉलंटरी रहेगा, स्वैच्छिक, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट बाध्य कर सकती है।
लेकिन बाद के निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं बना है तो उस आधार पर उस व्यक्ति को गवर्नमेंट स्कीम से वंचित करना गलत है और ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो यह था हमारा प्राइवेसी कंसर्न आरोग्य सेतु ऐप को लेकर। एमपी लेट्स का हमने डिस्कशन किया। अगेन जो एक पूरा आर्टिकल है वो है एफसीआई रोल स्टिल रिलेवेंट। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हम जानते हैं पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत हमको अनाज मिलता है, शुगर मिलती है, केरोसिन मिलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें लोगों को कम दामों पर, रियायती दाम पर क्या मिलता है, खाने की वस्तु मिलती है, केरोसिन और शुगर, ये सभी मिलते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का सेकंड वर्जन गवर्नमेंट ने लेकर आई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में ही लाई गई थी, जिसमें जिन लोगों के पास अवैध रूप से पैसा है उनके ऊपर पेनल्टी लगाकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्टार्ट की गई थी, ताकि उस पैसे का यूटिलाइज वेलफेयर स्कीम्स में किया जा सके। अभी कोरोना वायरस के लिए इसका सेकंड वर्जन लाया गया है। नाफेड जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसके द्वारा बी क्रॉप्स जो रहती है, जनरली दालें और कोर्स ग्रेन जो मोटे अनाज रहते हैं, उनका क्या किया जाता है, और ऑयल सीड का, इन सभी का प्रोक्योरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, नाफेड का। ये मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके तहत ये रजिस्टर्ड है, तो ये याद रखना। एफसीआई का हमको याद रखना है। एफसीआई का हमने कल भी डिस्कशन किया था कि एफसीआई को एफसीआई एक्ट के द्वारा बनाया गया है, तो एक सांविधिक संस्था है और इसका जो मेन काम है वो क्या है, मैनेजिंग प्रोक्योरमेंट। मीन्स जो भी अनाज है जो एमएसपी पे खरीदारी की जाती है उसका प्रोक्योरमेंट, उसका अधिग्रहण ये देखता है। साथ में स्टॉकिंग ग्रेन मीन्स बफर स्टॉक जो बनाकर रखते हैं, लगभग अभी 70 मिलियन के आसपास हमारा, टन के मिलियन के आसपास हमारा बफर स्टॉक है। इस बफर स्टॉक को बनाकर रखते हैं कौन, एफसीआई के द्वारा। और जब भी कभी अकाल पड़ जाता है या किसी स्टेट को जरूरत पड़ती है तो यहां से वो अनाज प्रोवाइड करता है। ये सपोर्ट करता है इसके द्वारा पीडीएस को, और क्राइसिस ऑफ हंगर जो भुखमरी है उन सभी को रोकने का काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है एफसीआई में, प्रॉब्लम है फूड स्टोरेज। जो फूड स्टोरेज करते हैं उसमें मॉडर्न फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। हमारा, हम कई बार आपने देखा होगा कि बारिश के समय हमारा जो ग्रेन है वो भीग जाता है, या फिर चूहे काटते रहते हैं, या फिर सड़ जाता है, या फिर इतना पुराना हो जाता है उसमें स्मेल आने लगती है कि लोग उसको खा नहीं सकते। ये बड़ी प्रॉब्लम है। करप्शन यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार, और हो ही रहा है। करप्शन जो ब्लैक मार्केटिंग होती है वो काफ़ी यहाँ पर गंभीर समस्या है एफसीआई में। आगे जब इस आर्टिकल में लिखा गया है कि ई ऑक्शन के द्वारा ओपन मार्केट सेल मीन्स खुले बाजार में एक प्रतियोगिता होती है स्टेट्स के बीच में। अगर एफसीआई के पास 10 टन अनाज है तो वो एक ई ऑक्शन करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से वो सभी स्टेट्स को इनवाइट करेगा कि कौन इसको खरीदना चाहता है, और जो इसकी सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा इलेक्ट्रॉनिकली उसको यहाँ पर खुली बाजार में बेच दिया जाएगा। किसको, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई एनजीओ भी हो सकता है जिसको अनाज लेना हो और लोगों में बांटना हो। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है जो अभी प्रेजेंट में, कि रेल पर डिपेंड है पूरा एफसीआई का ट्रांसपोर्टेशन, जबकि अब रिमोट एरिया में अगर पहुंचना चाहें हम तो हमको ट्रक की जरूरत पड़ेगी, और यही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी सप्लाई में। कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एफसीआई के अनाज की। पहले एमएसपी पर खरीदो, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करो, उसके बाद उसको स्टोरेज करो, तो स्टोरेज के बाद जितने भी इसके कर्मचारी हैं उनको पैसा दो। तो इसके कारण जो 1 केजी गेहूं है उसके जो कीमत है कहीं बाजार में सामान्य गेहूं से ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो गेहूं सब्सिडाइज रहता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उस पर, इसलिए गवर्नमेंट को सब्सिडी के रूप में नुकसान होता है। इसीलिए गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, कि उसकी आय से ज़्यादा उसका खर्चा हो जाता है। यही रीज़न है कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। सब्सिडाइज ग्रेन जब देते हैं तो सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है इससे फूड प्राइस वो कम हो जाता है मार्केट में, तो इससे किसानों को नुकसान होता है। किसानों की जो फसल है उसके जितनी कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। शांता कुमार एक कमेटी बनाई गई थी 2015 में, इसने अपनी रिपोर्ट दी किस लिए, कि एफसीआई में क्या सुधार किए जाने चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि इनोवेशन इन फूड मैनेजमेंट सिस्टम, इनोवेशन मीन्स नवाचार लेकर आओ कि कैसे हम फूड का जो वेस्टेज होता है उसको रोक सकें, कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाएं, कैसे हम जो मैनेजमेंट है जिसमें चूहे के कारण खराब हो जाता है हम कोल्ड स्टोरेज बनाएं। इसीलिए प्रधानमंत्री जो किसान संपदा योजना है उसको
लॉन्च किया गया है, कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं जगह जगह, नए वेयर हाउसेज बनाए जा रहे हैं, और वेयर हाउसेज जो है वो गांव के आसपास बनाए जा रहे हैं। ऐसी जगह हम बनाए जहां पर उस पर्टिकुलर अनाज की डिमांड हो और इक्वली पूरा बैलेंस एक स्टाइल के साथ पूरे इंडिया में बनाया जाए। पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वेयर हाउसेज हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज वहां बढ़ जाते हैं। फिजिकल स्टिमुलस, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट फिजिकल स्टिमुलस का क्या मतलब होता है? वित्तीय उत्प्रेरक। जब हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था, वो स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन, इसके अलावा और भी हम देखेंगे कि ये होता क्या है पूरे ग्राफ के साथ आगे। जब भी ऐसा होगा इकोनॉमी में तो इसके बारे में हम देख ही लेते हैं पहले कि क्या है। यहां पर हमारे इकोनॉमी की कुछ समस्याएं रहती है हमेशा। एक होता है स्लो डाउन, इसमें जीडीपी तो बढ़ती है लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाती है। अगर पिछले साल या पिछले महीने में हमारी ग्रोथ रेट 7 थी, अगर अब रह गई 6, मीन्स हमारा ग्रोथ रेट क्या है, एक तरफ हम जीडीपी ले, एक तरफ हम टाइम ले, तो हमारी ग्रोथ रेट कहीं बढ़ती हुई धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये क्या स्लो डाउन। हमने पूरे साल को क्वार्टर में बांट रखा है, तिमाही जिसको बोलते हैं। एक तिमाही जिसमें अप्रैल से जून, दूसरी जुलाई से सितंबर जिसमें हम डाटा निकालते हैं किसका, जीडीपी का। तीसरी जो तिमाही है उसमें अक्टूबर से लेकर दिसंबर, और फोर्थ जो है जनवरी से लेकर मार्च। क्वार्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 4 इसमें पार्ट है और ये एक तिमाही है, मीन्स 4 क्वार्टर में एक 4 तिमाही है। तो याद रखना यहां पर जो क्वार्टर है मीन्स क्वार्टर का मीन्स 4, जहां 4 तिमाही है उसमें क्या है, 1 अप्रैल से 30 जून, ये सब आप देख लेना। यहां पर 1 जनवरी से 31 मार्च हो गया। जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होता है कि किसी वित्तीय वर्ष की किसी तिमाही में अगर पहली बार जीडीपी की ग्रोथ रेट, अगर मान लो यहां एक तिमाही में पॉजिटिव थी लेकिन किसी तिमाही में नेगेटिव हो जाती है जीडीपी की ग्रोथ रेट, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। रिसेशन क्या होता है, जब लगातार दो तिमाही में हमारी जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की वो नेगेटिव हो जाए। डिप्रेशन, ये बड़ी डेंजरस कंडीशन रहती है। इसमें रिसेशन मीन्स लगातार नेगेटिव में ग्रोथ रेट, और डिफ्लेशन मीन्स वस्तुओं की कीमत भी यहां गिर रही है। इसके कारण बेरोजगारी को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। तो डिप्रेशन में क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ रेट नेगेटिव, साथ ही में वस्तुओं की कीमत भी यहां गिर जाती है, और बेरोजगारी की दर बढ़ने के कारण जो काफी बेरोजगारी बढ़ जाती है, इसके कारण बड़ी समस्या रहती है किसमें, इकोनॉमी में। तो आप याद रखना, स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन। मेल्ट डाउन में क्या होता है, वित्तीय बाजार, जो शेयर मार्केट है वो तेजी से गिर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मेल्ट डाउन। यहां पर अगर हम पूरा ग्राफ से समझें इसको, तो एक तरफ हम टाइम लें, एक तरफ हम जीडीपी को लें, तो जीडीपी क्या हो रही है यहां पर, यहां तक जो पोजीशन है पहले बढ़ रही थी एकदम, और फिर धीरे धीरे कम होने लगी, तो ये जीडीपी धीरे धीरे कम हो रही, तो यहां तक ये क्या है, स्लो डाउन। फिर नेगेटिव में जाने लगी, नेगेटिव में गई तो ये आ गए रिसेशन। लेकिन यहां पर रिसेशन के दौरान जो प्राइजेज हैं वस्तुओं के वो कम नहीं हो रहे, प्राइजेज लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन जब डिप्रेशन आएगा तो नेगेटिव में तो है ही, साथ ही में प्राइजेज जो है वस्तुओं के वो भी कम हो रहे हैं। तो जीडीपी भी कम हो रही है नेगेटिव में, और प्राइजेज भी कम हो रहे हैं। यहां पर जीडीपी तो कम हो रही है नेगेटिव में, लेकिन प्राइजेज कम नहीं हो रहे, तो ये दोनों में डिफरेंस है, रिसेशन और डिप्रेशन में। अब जब ये नेगेटिव में चला गई तो हमको वापस जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमको यहां पर कुछ फिजिकल स्टिमुलस देना पड़ेगा। तो अब ये फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है ये हम देखेंगे। फिजिकल स्टिमुलस मीन्स वित्तीय उत्प्रेरक। याद रखना क्या होता है, वित्तीय उत्प्रेरक, फिजिकल स्टिमुलस। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा 2 नीतियां लाई जाती है। एक होती है मौद्रिक नीति जो आरबीआई लाती है, और एक होती है राजकोषीय नीति जो गवर्नमेंट स्वयं लेकर आती है। गवर्नमेंट, आरबीआई भी गवर्नमेंट का पार्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यहां पर मौद्रिक नीति में आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को कम कर ब्याज दरों को कम कर देती है, ताकि गवर्नमेंट जो बैंक्स हैं लोगों को सस्ता लोन दे, और सस्ता लोन जब लोगों को मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सके। तरलता बढ़ाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या करते हैं, जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमको देती है, हम पैसा गवर्नमेंट को दे देते हैं। लेकिन अब हमारे हाथ में पैसा जब नहीं होगा तो हम कहां पर इन्वेस्ट करेंगे,
इसीलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे समय वापस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगी और हमारे हाथ में पैसा दे देगी। तो मार्केट में जो लिक्विडिटी है, मीन्स पैसे का बढ़ना, फ्लो, वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, निवेश ज्यादा होगा, लोग कंजप्शन ज्यादा करेंगे, मीन्स वस्तुएं ज्यादा खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं डिमांड जब जनरेट होगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा वस्तुओं और सेवाओं का। अभी प्रेजेंट कोरोना वायरस के दौरान क्या हो रहा है, ना तो कोई गाड़ियां बिक रही है, ना कोई ज्यादा मांग है, ऐसी निवेश कम हो गया है क्योंकि अभी प्रोडक्शन कम हो गया औद्योगिक। इसीलिए याद रखना, राजकोषीय नीति में क्या होता है, सरकार खर्च बढ़ा देती है। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दौरान खर्च बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, लोगों के अकाउंट में पैसे डाल रही है, जनधन अकाउंट में 500 रुपए दे रही है, पेंशन दे रही है गवर्नमेंट। कर में कटौती कर दी जाती है। अब प्रेजेंट में करों में कटौती करने की जगह गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट को जरूरत पड़ रही है बहुत ज्यादा पैसों की, इसलिए उसने सैलरी काटा है एक एक दिन की कुछ लोगों की। लेकिन उसके बावजूद भी पहले गवर्नमेंट ने टैक्सों में, दरों में कम किया था। निवेश के लिए सब्सिडी, निवेश के लिए सब्सिडी मीन्स क्या होता है, अगर किसी किसान को ट्रैक्टर लेना है और 5 लाख का ट्रैक्टर मिल रहा है, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जानती है कि किसान इस 5 लाख के ट्रैक्टर को नहीं खरीदेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि किसान आप इसको 4 लाख में खरीदो, आपको 4 लाख में मिलेगा, ये 1 लाख जो है वो मैं पे कर दूंगा गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट जो पे करेगी 1 लाख रुपए, वो क्या है, सब्सिडी। अब गवर्नमेंट की जेब से जा रहे हैं 1 लाख और 5 लाख में से गवर्नमेंट की जेब में से 1 लाख चला गया, 4 लाख किसान खुद दे रहा है, तो किसान खुशी खुशी उस ट्रैक्टर को ले लेगा। लेकिन ये जो 1 लाख है ये गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं भार बनेगा सब्सिडी के रूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सिडी, इसीलिए युक्ति युक्त होना चाहिए। इस सब्सिडी जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, आप इकोनॉमिक्स का लेक्चर जरूर फॉलो करना, एक बार कम से कम देखना, आपको पसंद आए तो फिर आप कंटिन्यू करना। वहां पर हम क्वेश्चंस के साथ, पूरा प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं प्री मेंस में, उनके साथ पूरे सिलेबस को कवर करेंगे इकोनॉमिक्स में बहुत इनोवेटिव वे में। तो आप जरूर एक बार देखना, उसका मैंने इंट्रोडक्शन डाला है, वहां पर हमने उसका क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में बात की है। यहां क्वेश्चन है 2015 का, H1N1 विषाणु प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। तो यहां पर सीधा सा था स्वाइन फ्लू। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि उसका आंसर क्या होगा, और प्लीज आप करना। आपको कोई भी डाउट हो इस क्लास से संबंधित, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर, कोई आपका सुझाव हो, सजेशन हो बेटर, तो आप जरूर देना। मैं डेली कमेंट पढ़ता हूं, आपको जरूर उन कमेंट्स का, अगर किसी का कमेंट अच्छा रहेगा, कोई अच्छा सजेशन रहेगा, तो मैं जरूर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। यहां पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय उत्प्रेरक मीन्स फिजिकल स्टिमुलस की समुचित व्याख्या करता है। यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में वृहद निवेश है जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति की तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना। यह सरकार की एक गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है जिसका लक्ष्य देश की आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देना। सेकंड इसका ऑप्शन है सी, जो ऑप्शन है इसका, यह सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों पर की गई गहन कार्यवाही है जिसका लक्ष्य कृषि और उसके एलाइड सेक्टर को ऋण वितरित करना और वृहद खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहित करना। खाद्य स्फीति पर मीन्स जो इन्फ्लेशन है उस पर, फूड इन्फ्लेशन है उस पर अंकुश लगाना। यह सरकार की चरम निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशन। तो यहां पर केवल एक एक याद रखना, वित्तीय समावेशन, फूड इन्फ्लेशन, फूड प्रोडक्शन प्रमोशन, केवल कीवर्ड्स को पकड़ना है, कौन सा हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड यहां पर क्या है, आपूर्ति की तीव्रता को बढ़ाना। तो कौन सा इसमें आंसर होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।